माइनॉरिटी कंसर्न की टीम की जानब से हम अपने तमाम नाजरीन और अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक एडवोकेसी ग्रुप है जो मेनली मीडिया के जरिए पाकिस्तान में अक़लियती हुकूक पर आवाज़ उठाता है। अपनी एक्टिविटीज अपनी बाकी एक्टिविटीज के अलावा हम माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान के नाम से एक मैगजीन भी शाया करते हैं और वीकली वेबिनार्स भी मुनक्कद करते हैं। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है, क्या पाकिस्तान एक रोशन ख्याल रियासत बनने जा रहा है? और आज की गुफ्तगू मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक नौजवान पैनल मौजूद है। लाहौर से हमें मिनहास जस्टिन, थोड़ी देर में अलीशा नायाब मुगल भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। लाहौर ही से बाबरा फ्रांसिस और शाजिया उस्मानी ने हमें ज्वाइन किया है। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और हमारे साथ मौजूद हैं। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न के फेसबुक पेज पर लाइव चलेगा और बहुत से लोग इसे बराह रास्त देख सकेंगे। इसके अलावा प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कल किसी वक्त माइनॉरिटी कंसर्न का जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी हम वो पोस्ट करेंगे। हमें अफसोस है कि हमारे एक दरीना साथी और पाकिस्तान में इंसानी हकूक का एक बड़ा नाम जोसेफ फ्रांसिस साहब पिछले हफ्ते रहलत फरमा गए। हम उनके ख़ानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। हम दुआ गो हैं कि खुदावंद उन्हें अपनी कुर्बत में जगह दे और उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। उनकी कमी हमें हमेशा महसूस रहेगी। आज के प्रोग्राम की निज़ामत हमारे साथी अशकनाज खोखर करेंगे। अशकनाज खोखर ने भी हमें लाहौर ही से ज्वाइन किया है। आप इंसानी हकूक के एक मुतहरक कारकुन हैं और बहुत सी समाजी तंजीमों के साथ आपको काम करने का वसी तजर्बा है। आप इंसानी बराबरी पर यकीन रखते हैं और एक ऐसे मुआशरे का ख्वाब देखते हैं जहां तमाम इंसान बगैर किसी मजहबी या सनफी तफरीक के बराबर उनको इज्जत और एहतराम मिले। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू अशकनाज। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब मुगल साहब, और तमाम अपने दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं, और अपने तमाम नाज़रीन जो कि हमें फेसबुक पर या यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी खुशामदीद कहता हूं। और आज के इस प्रोग्राम के बारे में कहता चलूं कि हमारे साथ पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो नावर लोग हैं, जो कि यंग जनरेशन है, जिन्होंने अभी एक्सपीरियंस हासिल किया है इंसानी हकूक़ के लिए काम करने के हवाले से, गवर्नमेंट के साथ काम करने के हवाले से, आज वो क्या हमारे साथ मौजूद है। और हमें उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ आज सीखने का और जानने का मौका मिलेगा। और अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है जो आप हमारे इन पैनलिस्ट से पूछना चाहते हैं, बराए करम हमें कमेंट सेक्शन में आपको अपने सवाल भेज सकते हैं, या आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अ, अ, दोस्त मिनहास जस्टिन की तरफ बढ़ूंगा, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, और यंग जर्नलिस्ट है, एडिटर है रसाला टुडे न्यूज़पेपर के। ही हैविंग एक्सपीरियंस विद डेली टाइम्स एंड द नेशन, और फोटोग्राफी के हवाले से और एज ए ट्रेनर भी काम कर चुके हैं। और हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया। मिनहाज जस्टिन साहब, आप हमें बताइएगा प्लीज कि अभी जो मौजूदा सरकार है या जो प्रीवियस आपने दौर देखे हैं अपने जर्नलिज्म के अंदर, बताइएगा वफाकी सतह पर या सूबाई सतह पर गवर्नमेंट कौन से ऐसे काम करने के लिए जा रहे हैं जिससे मुआशरे में जो बेहतरी लाने के असबाब पैदा किए जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये डाइवर्सिटी पैदा करेंगे, इससे मुआशरे में जो है वो एक दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा होगी, लोग एक दूसरे के लिए जो किसी दौर में असर रखते हैं उससे थोड़ा सा निकलेंगे। और आपको लगता है कि क्या गवर्नमेंट अपने उन तमाम मकासद के अंदर जो आप हमें बयान करने के लिए जा रहे हैं उनमें किसी हद तक कामयाब है? ओवर टू यू मिनहास। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी बिल्कुल, मैं अपनी ज़िंदगी में पिछले 10 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ, और इस बात पे मैं यकीन से कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट पिछली हो या ये वाली हो, सारे ही कोशिश करते हैं कि मिनॉरिटी का ख्याल रखा जाए और हम आहंगी को बढ़ाया जाए। लेकिन इस दफ़ा मैं देखता हूँ, बल्कि बल्कि सारे ही इस चीज़ के गवाह होंगे
कि बहुत ही अच्छे तरीके से गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि डाइवर्सिटी को प्रमोट किया जाए। स्पेशली इसकी एग्जांपल आपको अगर पिछले दिनों में क्रिसमस गुजरा तो आप देख सकते हैं कि उसमें ना सिर्फ मैं समझता हूँ मिनॉरिटी ने उसे सेलिब्रेट किया, बल्कि मेजॉरिटी ने भी किसी न किसी तौर पे उसमें बड़ा अच्छा हिस्सा लिया। वो चाहे पिक्चर्स के तौर पे हो, वो तफरीह के तौर पे हो। तो मेरे ख्याल में गुज़श्ता पिछली हुकूमतें भी ये कोशिश करती रही हैं कि किसी न किसी तरह मिनॉरिटी का ख्याल रखा जाए, क्योंकि अगर किसी भी मुल्क की पहचान देखी जाए तो उनका मिनॉरिटी के साथ सलूक कैसा है वो देखा जाता है। तो मैं इस बात पे यकीन करता हूँ कि अपने तौर पे जहाँ तक भी हुकूमतें करती आई हैं, ये कर सकती हैं, वो करती रही हैं। लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि अब जिस तरह डिजिटल दौर है या एडवांस दौर है, तो अब की हुकूमतों को थोड़ा ज़्यादा उस पे फ़ोकस करना पड़ता है, क्योंकि उनको अपना इमेज पोर्ट्रे करना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो हुकूमत जो आज की हुकूमत है या पिछली हुकूमतें हैं, वो कोशिश कर रही हैं और हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। क्योंकि मैं अपने बड़ों से सुनता आया था कि जी पहले हालात हमारे बर्तन शायद अलग थे या हमसे ऐसा सलूक किया जाता था। तो मेरे ख़्याल में अब ये तफ़रीक इतनी ज़्यादा नहीं है। चीज़ें हैं, एग्ज़िस्ट करती हैं, लेकिन वो उतनी ज़्यादा नहीं है। स्पेशली जब कि ये सोशल मीडिया सबके हाथों में आ गया हुआ है, तो लोग सोशल मीडिया से बहुत डरते हैं। तो अब चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं और चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में इस क्रिसमस को बहुत एन्जॉय किया और फ्यूचर में भी मैं देख रहा हूँ या आज भी मैं देख रहा हूँ कि डाइवर्सिटी पे बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। दूसरा मैं अगर समझता हूँ कि बहुत दफ़ा अगर हम इसे देखें तो हम एक-दूसरे में सिमिलैरिटी ढूँढने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि मैं इंटरफेथ जब कवर करता हूँ, तो वी ट्राई टू कि इस रीजन से ये, इस रीजन से है। मुझे लगता है, ऐसे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हम सिमिलैरिटी की बजाय अगर हम एक-दूसरे को जैसे हम हैं, वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि वी ऑल आर डिफरेंट और इस चीज़ से हमें डिनाई नहीं करना चाहिए। तो जब हम इस चीज़ पे बात करते हैं, तो हम मेरे ख्याल में सिमिलैरिटी से ज़्यादा हम डिफरेंस को एक्सेप्ट करें कि हम डिफरेंट हैं। तो जब माइनॉरिटी की बात आती है तो वो किसी एथनिक माइनॉरिटी हो सकती है, वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो सकती है, वो कोई और माइनॉरिटी हो सकती है। तो माइनॉरिटी जैसे है, जो है, जिस भी हाल में है, उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करने की हम में पावर होनी चाहिए। तो अगर हम इसे और बढ़ाना चाहते हैं, इसे मजबूत करना चाहते हैं, तो माइनॉरिटी जैसे है हमें उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि हम जैसे उन्हें बनाना चाहते हैं और जैसे पोर्ट्रे करना चाहते हैं। तो हुकूमत काम कर रही, जिस तरह अगर मिनॉरिटी डे की बात की जाए, तो मेरे लिए मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा डे है, क्योंकि देखिए आप उस पे बात कर सकते हैं, लोगों को मौका मिलता है कि मिनॉरिटी डे पे अपने जो भी उनके एहसासात हैं वो बात करें। और ये मनाने के ये 2009 में शायद इसका आगाज़ किया गया। तो ये एक अच्छा इक़दाम था कि मिनॉरिटी के एक दिन को आप सेलिब्रेट करते हैं। उसके अलावा अभी मैं पिछले दिनों देख रहा था, एक न्यूज़ कवर कर रहा था, उसमें जब रमज़ान आया तो मेरे ख़्याल में 30-36 साल बाद ऐसा होता है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का रमज़ान इकट्ठा आया। और उसमें मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये थी कि जो पैसे दूसरी मिनॉरिटी मेजॉरिटी को दिए जा रहे हैं कार्ड के ज़रिए, वही पैसे राशन कार्ड के ज़रिए मेजॉरिटी को भी दिए जा रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में बहुत सी अच्छी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, बट उसमें हमें ये है कि फ़ोकस किस पे है हमारा। चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, शायद अच्छी चीज़ें इतनी ज़्यादा सामने नहीं आ पाती। अब ये छोटी बात नहीं है कि देखें रोज़े इकट्ठे आए हैं, तो जो ट्रीटमेंट मिनॉरिटी मेजॉरिटी को मिल रहा है, वही ट्रीटमेंट मेजॉरिटी को मिल रहा है। अब देखने में बड़ी-बड़ी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना डीपली इसने किसी ने देखा होगा। तो हमें देख अब हमारे नज़रिए पे भी डिपेंड करता है कि कौन-सी चीज़ें हैं। अभी इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, जिस तरह प्रवास कार्ड है, जिस तरह माइनॉरिटी कार्ड है, जिस तरह इतने कार्ड्स हैं आजकल जो कि आपको सहूलत देते हैं। तो शायद हम खुद भी इससे दूर हैं, इसलिए हमारे पास ये इतनी रोशनी नहीं है, या चीज़ें हैं, चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, बुराई भी है, लेकिन अच्छाई मुझे लगता है ज़्यादा है। तो वी हैव टू फोकस ऑन इट। और हुकूमतें काम करती आ रही हैं और हुकूमतें काम कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी काम करती रहेंगी और बहुत अच्छा होगा। थैंक यू मनहास, आपने बहुत सारी हमें गवर्नमेंट स्कीम्स के हवाले से भी साथ में बता दिया कि जो गवर्नमेंट्स अभी काम कर रही हैं, और वाकई प्लुरलिज्म की तरफ भी शायद ये पहला इकदाम है कि लाहौर लिबर्टी चौक के अंदर एक बहुत बड़ा क्रिसमस ट्री बनाया गया। तो दैट इज गुड साइन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एज वेल। और फिर आपने जिस तरीके से रमजान पैकेज का जिक्र किया, दैट इज आल्सो अप्रिशिएबल बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, स्पेशली सीएम मरियम। हमारे साथ मौजूद है यंग लॉयर शाजा उस्मानी साहिबा, जो कि वसी तजर्बा रखती है इंसानी हकूक के हवाले से। ना सिर्फ इन्होंने इंसानी हकूक को पढ़ाया है, बल्कि इसका प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस भी किया है। खवातीन के हकूक हों, मिनॉरिटी राइट्स हो, या
दीगर कवानीन के हवाले से इनकी बहुत ज़्यादा आगाही है, और मुझे भी इनके साथ काम करने का मौका मिला। राइट नाउ शी इज़ वर्किंग एज ए रजिस्ट्रार इन वफाकी मोहतसब। सो आपको बहुत ज़्यादा असिस्टेंट मुबारकबाद फॉर योर अपॉइंटमेंट एज वेल। या थैंक यू। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट अपॉइंटमेंट एज वेल। तो मुझे शहजाद बताइएगा कि आपका एक वसी तजर्बा भी है इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करने का। आपने स्टेट पॉलिसीज भी देखी हैं, और आपका जिस तरीके से तजर्बा रहा है अदारा पर सामाजिक इंसाफ के साथ भी, वहां पर भी आपने बहुत सारी रिसर्च वर्क किया है, स्टेट पॉलिसीज बनाती है। और मुझे बताइए कि जो स्टेट पॉलिसीज बना रही है, तजर्बा आपको रहा है कि आपने उनको माजी में भी स्टडी की है, उनकी अभी प्रेजेंट में भी आपने उनको कुछ लॉ स्टडी किए हैं। तो मुझे बताइएगा कि ये मुआशरे को डाइवर्स बनाने के हवाले से जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है वो किस तरीके से असरअंदाज होती है, और आपको क्या लगता है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो एक आम इंसान की जिंदगी पर, खासतौर पर वो लोग जो कि डिप्राइव्ड है, उनकी जिंदगियों पे क्या होता है? पहले तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आफ्ताब मुगल साहब का और अशनाज आपका और वो सारे दोस्त जिन्होंने आज का प्रोग्राम जो है कंडक्ट करने में हेल्प की। आई थिंक इट इज़ वेरी टाइमली और ये डिस्कशन इस वक्त होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमने बहुत सी ऐसी अपडेट्स देखी हैं, ऐसी प्रोग्रेस देखी है पाकिस्तान में होती हुई, जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान जैसा मुल्क होते हुए चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, तो उनके ऊपर भी नज़र सानी करना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जो कॉम्पोजिशन है वो बाय नेचर जो है वो डाइवर्स है। हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट रिलीजन्स, तो प्लूरलिज्म जो है वो एक इम्पोर्टेड कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो हमारी ग्राउंड रियलिटी है और उसको सबसे पहले हमें तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जहाँ तक स्टेट पॉलिसीज की आप बात करते हैं, एज अ लॉयर हम इसको हमेशा एनालिटिकली देखते हैं कि जो स्टेट का माइंडसेट है वो रिफ्लेक्ट होता है उसकी पॉलिसीज के अंदर। अगर आप हिस्टोरिकली बात करें तो पाकिस्तान का विजन जो है वो हमेशा से इंक्लूसिव था। जो आप कह सकते हैं कि जो सिटीजनशिप का ख्याल था वो कभी भी रिलीजियस बिलीफ के ऊपर कंडीशनल नहीं था, या जो सेकंड क्लास सिटीजनशिप जिसको बाद में एक वो बना दिया गया जनरल ज़ियाउल हक के टाइम पे, वो शुरू में पाकिस्तान की आइडेंटिटी या विजन का पार्ट नहीं था। हाउएवर वक्त के साथ कुछ ऐसी पॉलिसीज आई जिसने एक्सक्लूजन को जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। अब उन पॉलिसीज को अगर हम देखा जाए, सबसे पहले तो सेकंड अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की जैसे है, उसमें अहमदीज को एज नॉन मुस्लिम्स जो है वो डिफाइन किया गया। फिर ऑर्डिनेंस आई जिसने कहा कि वो अपने आप को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते एज मुस्लिम्स। तो पाकिस्तान का जो उस वक्त का रियासत का माइंडसेट था, बेशक वो मार्शल लॉ के अंदर या बेशक वो एक डेमोक्रेटिक हुकूमत के अंदर, वो रिफ्लेक्ट होता था पॉलिसीज के अंदर, विच इन टर्न ऑब्वियसली जैसे भी माइनॉरिटीज पाकिस्तान में ट्रीट की जाती थी उसको रिफ्लेक्ट किया जाता था। आज के दौर में पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इतनी रिलीजियस डाइवर्सिटी रह नहीं गई टू बिगिन विद। 3 से 4% जो है वो डाइवर्सिटी, तो उसको एक्सेप्ट, टॉलरेट, सेलिब्रेट करना ही पाकिस्तान की तरक्की का बायस बन सकता है, ना कि उसको जो है डिफरेंसेस के अंदर बढ़ के इन सब चीज़ों को लेके चलना। खैर, पाकिस्तान में बहुत सी डेवलपमेंट आई है। सो सेकेंड अमेंडमेंट और वो सब, तो वो तब का पाकिस्तान का माइंडसेट था जो कि काफ़ी उसमें प्रोग्रेस जो है वो आई है। फिर हमारा जब फेडरल शरीयत कोड बना, शरिया लॉज की इंट्रोडक्शन हुई, तो हिस्टोरिकली एक रिलीजियस इंटरप्रिटेशन दी गई आपके सारे लीगल फ्रेमवर्क को, जिसने आई बिलीव पाकिस्तान में जो शिद्दत पसंदी का एक माइंडसेट है और फिर जो एक्सट्रीमिज्म का है वो सारी चीज़ों को डेवलप करना शुरू किया, जिससे डायरेक्ट रिलेशन बनता है ऑन हाउ पीपल ट्रीट अदर पीपल। सो मेजोरिटी का माइनॉरिटी के साथ रिलेशनशिप जो है वो इन चीज़ों पे बहुत लार्जली डिपेंड करता है। लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, रीसेंट अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसी चेंजेस हैं, ऐसी लेजिस्लेशन है जो हमें अब की स्टेट का माइंडसेट बताती है और अब का नैरेटिव बताती है, और फिर हम उस पर आते हैं कि ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है कि जो सिटीजन्स हैं ऑफ पाकिस्तान वो कैसे ट्रीट किए जाते हैं। सो सबसे इम्पोर्टेंट आई वुड से प्रोग्रेस हुई 2014 में जब जिलानी जजमेंट आई। उसके बाद वन मैन कमीशन बनी। वो ऐसे ये कॉन्क्रीट स्टेप्स हैं जिन्होंने माइनॉरिटीज के जो मुश्किलात हैं उनको रिकग्नाइज किया। मुश्किलात तो शुरू से एग्जिस्ट करती थी, हम सुनते आ रहे हैं, देयर हैव बीन नंबर ऑफ इश्यूज जिसके ऊपर बात करनी चाहिए थी, लेकिन 2014 के बाद वो चीज़ एक सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, जिलानी जजमेंट, उसकी इम्प्लीमेंटेशन को फिर गवर्नमेंट ने उस पर चेक रखा प्रॉपरली, उसके लिए कमीशंस बनाई, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन कमीशंस बनाई, उसके लिए ओवरसीज बॉडी बनाई जिसमें
हमारे बहुत अजीज लोग भी शामिल रहे हैं ओवर टाइम। सो वन मैन कमीशन और ये सब चीजें ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स थे जो कि हमें कंसिस्टेंटली लेते रहना चाहिए, ताकि हम प्लूरलिज्म की तरफ बढ़ सकें। प्लूरलिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान की आइडेंटिटी के साथ शामिल जरूर है, लेकिन जब आप उसको एक तरफ लगा देते हैं और एक ही नैरेटिव आगे लेके चलेंगे तो फिर वो हमें नजर नहीं आता। अभी रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स जो है वो पास हुआ, वो एक्ट बना, और वो हम इस तरह का एक है कमीशन जो कि ऑटोनमस है, इंडिपेंडेंट है। तो वी बिलीव कि अब ये एक ऐसे चंद स्टेप्स हैं जो कि पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है उसको ही रिफ्लेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ एक जो प्लूरलिस्टिक, सॉरी, जो आपका ये मेजोरिटेरियन जो पर्सपेक्टिव है उसको खाली करें। सो इन्होंने, मिनहास साहब ने बात की रिगार्डिंग क्रिसमस, हमने देखा गुरु नानक की बर्थडे भी सेलिब्रेट की गई इस दफा। तो ये सब इस तरह के पॉइंट्स हैं जो कि देखा जाए तो बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन इन लार्जर पर्सपेक्टिव ये हमें यही तो स्टेट का माइंडसेट जो है वो नजर आता है। एंड देन ये हमने फिर आम लोगों के अंदर भी देखा कि एक दूसरे को जो क्रिसमस विश करने का कॉन्सेप्ट था वो भी पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान से चला गया था। सो एज अ पर्सन फ्रॉम मेजोरिटी, मुझे नहीं याद कि मेरे छोटे होते कोई हमने क्रिसमस को उस तरह सेलिब्रेट किया हो या उसको रिकग्नाइज किया हो, या अपने बाकी दोस्तों को एक विश ही करने की, या जैसे हम ईद मुबारक कहते हैं वही कहने की वो बची हो। लेकिन इस दफा आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट कि जहाँ पे इस चीज को बहुत नॉर्मलाइज किया गया कि ये एक ऐसा त्यौहार है जो कि हमारे मुल्क की एक सर्टन ग्रुप सेलिब्रेट करता है, और वो देर आल्सो इक्वल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी अब की एग्जिस्ट करती है उसमें ये सारी चीजें इनहेरेंट हैं। राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम है, इक्वालिटी है, डिग्निटी है। सो वो सेकंड क्लास सिटीजनशिप की बात नहीं करता। सो जो हिस्टोरिकली हमारा पर्सपेक्टिव था जो कि नॉन मुस्लिम्स को एक सेकंड क्लास सिटीजन्स कंसिडर करता था, देर इज स्टिल अ सर्टेन ग्रुप जो कंसिडर किए जाते हैं वो, लेकिन लार्जली आई फील लाइक वो उसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस जो है वो हुई है। और जो माजी का माइंडसेट था उसको हमें तब्दील होते नजर आया है। दो और चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हमें आई थिंक यहाँ पे डिस्कस करनी चाहिए। मैं ज्यादा बात को लंबा नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपको याद हो कि माजी में देयर वाज आल्सो अ सिस्टम जो कि जुदागाना इंतखाबात एग्जिस्ट करते थे पाकिस्तान में, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम जो था एग्जिस्ट करता फॉर 20 तो वो भी जनरल ज़िया के टाइम पे इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसके पीछे भी माइंडसेट एक्सक्लूसिविटी था, और ये कि जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ माइनॉरिटीज थी उसको बहुत कम कर दिया गया था। सो उस चीज़ का ख़त्म हो जाना 2002 में, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान उन चीज़ों की तरफ आ रहा है, प्रोग्रेस हो रही है। फिर नेशनलाइजेशन की गई काफ़ी मिशनरी इंस्टीट्यूशंस की, जिसको अब मोस्टली डी नेशनलाइज कर दिया गया, बट अब भी देयर आर अदर इंस्टीट्यूशंस जो कि नेशनलाइज हैं। सो इन सब चीज़ों को अगर हम मद्देनजर रखें तो हमें नजर आता है कि माजी में पाकिस्तान का एक बहुत ही वन साइडेड नैरेटिव था, मेजोरिटी की बात थी, और आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस इज बीइंग मेड। एंड होपफुली अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि इधर मसला ये होता है कि जब कोई नई हुकूमत आती है तो वो पिछली हुकूमत का जितना अच्छा बुरा किया होता है वो सब उसको रिवर्स करने की कोशिश करते हैं। तो होपफुली अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं तो देयर इज गुड होप फॉर पाकिस्तान टुवर्ड्स प्लूरलिज्म। गवर्नमेंट को देखते हैं और उनके कामों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट वाकई में एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी चाहती है, जहाँ पर जो तमाम तबकात हैं, चाहे वो खवातीन हो, मिनॉरिटीज हो, बुजुर्ग अफराद हो, ट्रांसजेंडर हो, उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेस क्रिएट की जा रही है ताकि उनको भी जो है एक मजबूत शहरी के तौर पर देखा जा सके। हमारे साथ मौजूद है अभी बारबरा फ्रांसिस साहिबा, जिनका ताल्लुक भी लाहौर से है, और उनका एक वसी तजर्बा है ब्रिकलैंड वर्कर्स के साथ काम करने के हवाले से, और स्पेशली तौर पर ये काम जो जुड़ा हुआ है इंसानी हकूक के हवाले से है। और नॉट जस्ट दैट, शी इज आल्सो वर्किंग फॉर प्रमोशन ऑफ फेथ बेस्ड कम्युनिटीज के लिए काम करती हैं, जिसमें सिलाई सेंटर्स हैं, कुछ खवातीन के लिए और इकदाम हैं, उन कामों को देखती हैं।
तो बाबरा, वेलकम टू यू ऑन मिनोरिटी कंसर्न प्लेटफॉर्म। बाबरा, प्लीज बताइएगा हमें कि किस तरीके से आप देखते हैं कि सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान के अंदर एक इम्पैक्ट दिखाता है, जिस तरीके से अभी शाहजा ने जिक्र किया है कि एक वक्त था जब इस तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता था, या मैरी क्रिसमस कहने से लोग डरते थे। तो अभी एक सोशल मीडिया ने एक ऐसा इम्पैक्ट लाया है जिसमें ना सिर्फ ट्री, जो क्रिसमस ट्री था वो लिबर्टी में लगा हुआ था, लेकिन पूरा पाकिस्तान कराची से लेकर खैबर तक उसको एंजॉय कर रहा था, उसको देख रहा था कि ये काबिल तहसीन इकदाम है गवर्नमेंट का। तो मुझे बताएगा किस तरीके से सोशल मीडिया जो है एक आम इंसान की जिंदगी पर इम्पैक्ट डालता है, जो कि किसी आम कस्बे में बैठा हुआ है, और इत्तेफाक पसंदी के हवाले से सोशल मीडिया का किस तरीके से काम करता है ताकि इत्तेफाक पसंदी को रोका जा सके इस मुआशरे में से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई एम ग्रेटफुल टू माइनॉरिटी कंसर्न्स कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया है। आई होप यू कैन हेयर माय वॉइस। हेलो, आपकी आवाज आ रही है? Yes, आपकी आवाज आ रही है। ओके ओके। तो सबसे पहले तो मैं माइनॉरिटी कंसर्न्स की थैंकफुल हूँ, और सर आफ्ताब साहब की कि जिन्होंने मौका दिया कि इनके इस प्रेशियस और स्टीम प्रोग्राम में बोले। तो आज जिस मौजू पर हम लोग बात कर रहे हैं, मुझे जो मौजू दिया गया है वो सोशल मीडिया का मौजू दिया गया है। तो रियली मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई इस चीज़ को देख के कि जब क्रिसमस का सेलिब्रेशन हुई और लिबर्टी चौक पर क्रिसमस ट्री लगाया गया, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों में जब से पैदा हुई मैं बिल्कुल ऐसे ही था कि हम लोगों को नहीं बताया जाता था या खुशी महसूस ही नहीं होती थी क्रिसमस डे पर। पता ही नहीं चलता था कि वी आर सेलिब्रेटिंग अ क्रिसमस ओवर ईयर इन पाकिस्तान। लेकिन इस बार इतना डिफरेंट लगा कि वाकई ही हम लोगों को ये स्पेशल फील करवाया गया कि वी आर स्पेशल। तो इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस दिस टाइम कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से ये सेलिब्रेशंस हुई, और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट की तरफ से हुई हैं जिनको अप्रिशिएट करना और एक्नॉलेज करना हमारा फ़र्ज़ है कि जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं ऑब्वियसली हम उनको अच्छा कहें। अब जो मेरे साथ क्वेश्चन किया गया है वो है सोशल मीडिया के हवाले से। अब सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया को अगर हम देखें पाकिस्तान में तो प्लूरलिस्टिक डायलॉग के उसमें, तो ये जो है कभी तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को अप्रिशिएट कर रहा होता है, हमारी हौसला अफजाई हो रही होती है और हमें मतलब अच्छे तरीके से बताया जा रहा होता है। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए ना, तो मैं आपसे कहूंगी कि सोशल मीडिया जो है ना एक डबल एज स्वर्ड के उसमें, यानी दो धारी तलवार के उसमें ज़मरे में काम कर रहा होता है। अब सोशल मीडिया जो है लोगों की बातचीत और मालूमात का इश्तराक करने के तरीके में इनकलाब उसने बर्पा तो कर दिया है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया जो है जदीद ज़िंदगी का एक लाजमी हिस्सा भी बन गया हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ जो है हम लोगों का जो है जैसे लाखों सार्फिन हैं इसको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से इसके साथ मुंसलिक हैं, लेकिन फिर भी इसका जो असर है ना वो एक मौजू का बाइस है। जो सोशल मीडिया है वो जो है इसने हमारे लिए रास्ते तो खोले हैं कि हम लोग जो मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस हैं वो हम लोग रेज कर सकते हैं, और माइनॉरिटीज़ और हर तरह के अफराद जो है इसमें आके वॉइस अपनी रेज कर सकते हैं कि वो खुद इसको एक्सप्रेस करें और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें और दूसरों के साथ भी इसको कनेक्ट हो सकते हैं। अब डाइवर्सिटी और इंक्लूजन भी इसको जो सोशल मीडिया है वो इसको प्रमोट कर रहा है, डाइवर्सिटी को भी और इंक्लूजन को भी। इसमें सोशल मीडिया जो है डाइवर्जन बैकग्राउंड के साथ डिफरेंट सकाफ़तों को लेके और मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को इस काबिल बना रहा है कि वो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को प्रमोट करें। और दूसरा जो मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि समाजी मसाइल के बारे में जो बेदारी पैदा कर रहा है सोशल मीडिया, वो भी बहुत एक अच्छी चीज़ है कि जो हमारे मतलब जो भी समाजी मसाइल होते हैं उनको वो प्रमोट करता है, उनको बताता है, जैसे इंसानी हकूक़ हैं और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेदारी बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। अब यहाँ पर ये जो है जो एक प्लेटफॉर्म हमें जो है फ्री एक्सप्रेशन का जो सोशल मीडिया है फ्री एक्सप्रेशन का हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करता है,
जिसमें हम आज़ादाना तरीके से अपना एक मतलब बता सकते हैं, जो भी हमारे ख्यालात हैं इसी तरीके से हम लोग बता सकते हैं, बोल सकते हैं, विदाउट एनी सेंसरशिप या किसी भी इंतकामी कार्रवाई के खौफ के बगैर हम लोग अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं। अब जो सोशल मीडिया है, लेकिन एक तरफ ये तकसीम को गहरा भी कर रहा है, जो कि मतलब गलत मालूमात और नफरत अंगेज तकरीर को फैलाना समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं चल रहा होता। ये मैं आपसे बात कर रही हूँ मतलब क्रिटिकली भी और उसको पॉजिटिवली भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन अभी जो मैं बात जी कर रही हूँ बाबरा, वो यहाँ पे हम बाबरा, उसको अगर क्रिटिकली आपका कहना है कि ये जो सोशल मीडिया, ये समटाइम मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन का या बायस भी बनता है, और इसकी बिल्कुल वजह ऐसा से ही है। जो है वो काफी सारे मसाइल है, और एक गैप का आपने जिक्र किया है। बिल्कुल, मैं आपकी तरफ आता हूँ बिल्कुल दोबारा से। प्लीज, मैं आपसे दोबारा बात करूँ अभी। मनहास, जिस तरीके से दैट इज वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन टुवर्ड्स यू। जिस तरीके से अभी बाबरा ने जिक्र किया है कि एक गैप बनाया जा रहा है, और सम टाइम पिछले दिनों में, क्रिसमस के दिनों में हमने देखा कि हमारे एक मेन स्ट्रीम एंकर थे, उन्होंने भी कुछ क्रिसमस और कुछ अकलीतों के वाले से एक बयान दिया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सुर्खी उठानी पड़ी कि पढ़े लिखा भी जब लोग ऐसी बात करते हैं तो एक असर पड़ता है। और खासतौर पर जर्नलिज्म, जिसको एक फोर्थ पिलर बोला जाता है किसी भी स्टेट के अंदर, जो कि इम्पैक्ट डालती है लाइफ के अंदर, और लोगों को सेंसिटाइज करने के हवाले से, गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करने के हवाले से, खासतौर पर जो एडवोकेसी थ्रू मीडिया हो सकती है, और स्पेशली थ्रू जर्नलिज्म हो सकती है, वो आम सिविल सोसाइटी के लोग उस तरीके से नहीं कर पाते। तो मुझे बताइए कि जो मीडिया का रोल है मिनहाज साहब, वो किस तरीके से एक आम बंदे की लाइफ को ना सिर्फ इम्पैक्ट करता है, और मुझे बताया कि जर्नलिस्ट जो है वो किस तरीके से पुलिस सोसाइटी बनाने में जो है अपना किरदार अदा कर सकता है। थैंक यू। अच्छा, सोशल मीडिया जिस तरह उन्होंने जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारी लाइफ में, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम सोशल मीडिया को समझ नहीं सके। आज कितने प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि लेट्स सपोज अगर हम मिनॉरिटी की बात करें, कितने लोग हैं, ये कितने प्लेटफॉर्म्स आर दे आर टॉकिंग अबाउट मिनॉरिटी। द प्रॉब्लम जो मुझे लगता है, सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है, हम लोग एग्जिस्ट नहीं करते। बिकॉज आप अगर कितने इन्फ्लुएंसर्स बता सकते हैं जो हमारे हैं, जो इस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, या कितने लोग हैं हमारे जो पॉजिटिवली अपनी पिक्चर्स के अलावा या कोई ऐसी बातें करते हैं जिससे मिनॉरिटी की बात की जाए। अगर वो हैं भी तो मिनॉरिटी की बात भी मेजॉरिटी कर रही है सोशल मीडिया पे। तो मुझे लगता है पहली प्रॉब्लम तो ये है कि हमारे पास वो लोग, या वो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियंस, तो क्रिश्चियंस इन्फ्लुएंसर्स नहीं है। स्पेशली अगर मैं देखा जाए, आपको मैं इस तरह एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं एक चर्च को विजिट गूगल पे सर्च कर रहा था, तो हमारे पूरे चर्चेस भी गूगल पे एग्जिस्ट नहीं करते, उनकी पिक्चर्स तक वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ें हम में हैं वो भी हमने यहाँ पे हाईलाइट नहीं की। अगर सोशल मीडिया है, अगर उसका यूज़ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो मेरे ख्याल हम वी ऑल आर फेल कि हम अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकें। मैं आपको सोशल मीडिया की ताकत ये बताता हूँ कि क्योंकि मैं जर्नलिज्म में काम करता हूँ, तो मैं आपको बात बताता हूँ, जो लोग शायद खुदा से भी नहीं डरते, वो सोशल मीडिया से डरते हैं। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। आप 3-4 दफ़ा एक बंदे को ट्वीट करें, 5वीं दफ़ा वो परेशान हो जाएगा कि ये बंदा मेरे पीछे कैसे पड़ गया। आप कोई भी कैंपेन उठा के देख लें, वो सोशल मीडिया से ड्राइव की गई है। तो प्रॉब्लम मुझे लगता है कि हम कहीं न कहीं वी ऑल आर फेल कि हम अपना नैरेटिव सोशल मीडिया पे बना सकें, या शायद हमें पता नहीं है कि सोशल मीडिया को कैसे यूज़ करना है, या शायद हम डरते हैं। देखें, डरना इसलिए नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता है कि हमारा काम ठीक है, हम डेटाबेस पे बात कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख़्याल है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत तब होती है, सोशल मीडिया जिस तरह उन्होंने कहा दो-धारी तलवार है, और वाक़ई वो दो-धारी तलवार है, लेकिन वो उन लोगों के लिए है जिनके पास फैक्ट्स नहीं है। इफ़ यू टॉक अबाउट फैक्ट, इफ अगर आपके पास सारी डिटेल है, अगर आपने रिसर्च किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग आपके साथ कोई ऐसा सलूक करेंगे कि जिस पे आपको परेशान होने की ज़रूरत है। कि सोशल मीडिया आज बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसलिए भी डरते हैं कोई चीज़ पोस्ट करने से कि वो उठाए ना जाएँ ऐसा कोई परेशानी उनको फेस ना करनी पड़े। तो मेरे ख्याल से हमें सोशल मीडिया, जैसा आपने कहा कि फोर्थ पिलर है, तो हमें इस पिलर को एज़ अ मिनॉरिटी मजबूत करना है कि हम इसको, और मैं आफ्ताब मुगल साहब को कांग्रेचुलेट करता हूँ कि वो मिनॉरिटी कंसर्न, इसमें बहुत बड़ा स्टेप है कि वो एक आवाज़ तो सोशल मीडिया पे बन रहे हैं, और बहुत सी ऐसी और भी आवाज़ें हैं, लेकिन हम सबको ये आवाज़ उठानी चाहिए। हमारा कोई इशू है तो हमें उसे प्रॉपर तरीके से सोशल मीडिया पे लाना चाहिए।
मेरे पास ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि जो सोशल मीडिया के थ्रू वो सॉल्व हुए हैं। तो सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहिए, इसके पॉज़िटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव पे फ़ोकस नहीं करना चाहिए, वो इसलिए कि वो हर जगह एग्ज़िस्ट करती हैं। तो हमें इसको पॉज़िटिव यूज़ करना चाहिए और हम अपनी आवाज़ इसके थ्रू पहुँचा सकते हैं, जहाँ तक वो हुकूमतें हों, वो कोई अफ़सरान हो, आला अफ़सरान हो। और मैं खुद बहुत से, मुझे अगर कोई काम हो तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, आप ट्विटर यूज़ करें, आपका काम सॉल्व हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि आप जाके ऑफिस के चक्कर लगाएं। तो अभी अभी बड़ा अच्छा मनहास आपने जिक्र किया है कि अगर आप एक ट्वीट करते हैं, 2-3 दफा ट्वीट करें, तो डेफिनेटली जो अवाम में बैठे लोग हैं या लेजिस्लेटर्स हैं या अदालत के लोग हैं, वो आपको देखते हैं, आपकी बात सुनने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि आप मतवातर उसके ऊपर सेंसिटाइजेशन कर रहे हैं या अपना स्टांस रख रहे हैं। बस देखना हमने ये कि हम किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। शायद अभी आपने जिक्र किया शाह कि साहब, फॉर अ मिनट मैं जस्ट एक अपना पॉइंट रेज करना चाहूंगी। जी जी, प्लीज प्लीज। ठीक है, ये जो सोशल मीडिया है, अगर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, जो मैंने आपसे कहा दो धारी तलवार है, ठीक है, वो एक दोनों तरफ का ही काम है। अब अगर हम लोग अपनी आवाज पहुंचाना तो चाहते हैं सोशल मीडिया से, मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल नेगेटिव उसमें एस्पेक्ट में जा रहा है, पॉजिटिव काम भी है ऑब्वियसली। अभी हम लोग जिस दौर में बैठे हुए हैं, तो वो सोशल मीडिया की वजह से ही हम लोग ये सारा कुछ, जो भी हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं और भी बहुत सारे पॉजिटिव काम हैं जो कि सोशल मीडिया के थ्रू होते हैं। लेकिन बात यह है कि जो पॉजिटिव चीजें हैं वो थोड़ी सी लेस उसमें जाके होती हैं, बजाय इसके कि अगर हम लोग खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिव बात करेंगे ना, वो बहुत ज्यादा एकदम फैलती है। लेकिन जो अगर कोई पॉजिटिव चीज है, उसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। और नो डाउट सोशल मीडिया एक हेल्पिंग पिलर का काम करता है हमारे लिए, और इसी के थ्रू हमारी आवाजें जो हैं मतलब रेज होती हैं। बहुत सारी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज की आवाजें रेज होती हैं, बहुत मतलब कोई भी खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया हो जाता है तो हम एकदम वीडियो बनाते हैं और उसको पोस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारा कुछ सोशल मीडिया के थ्रू ही है। तो दैट्स व्हाट आई जस्ट, आपको कहना कि instant way of sharing news is a social या media that is also a या positive impact. एंड दैट इज That is good. That is पॉजिटिवली good. Yeah. आल्सो। एंड अगर क्रिटिकली देखा जाए तो क्रिटिकली भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो कि मतलब सोशल मीडिया पे हम लोगों को नहीं चाहिए होती है, या हम लोग नहीं चाह रहे होते, लेकिन वो सुननी पड़ती हैं। और या मतलब नेगेटिवली उसको किसी को डिफेम ही करना है, तो वो बड़े आसानी से लोग कर लेते हैं। वो बेशक हमारे पास हमारे फैक्ट्स हो या नहीं हो, फॉर द टाइम बिंग तो हो गया ना। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि ये जो है ना मीडिया, हम लोग पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं और हमारे लिए पॉजिटिवली भी काम आता है और नेगेटिवली भी काम आता है। इस वे में अगर हम लोग इसको कहें कि दो धारी तलवार, तो मेरा ख्याल है कि ये गलत नहीं होगा। got you बाबरा, थैंक यू। अच्छा शाह, मुझे बताइए कि अभी आपने अपनी बात में जिक्र भी किया कि जलानी जजमेंट का 20 जून 2014 की, और अभी उसके तहत जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज बनने के लिए भी जा रहा है। दैट इज आल्सो अ वेरी प्लुरलिस्टिक स्ट्रेटजी पॉलिसी फ्रॉम द गवर्नमेंट। और मुझे बताइएगा कि अगर ये बन जाता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, और आप इसके अलावा आप जो है एज ए असिस्टेंट रजिस्ट्रार भी काम कर रहे हो, आपका एक वसी तजुर्बा भी है इंसानी हकूक के हवाले से, तो मुझे बताइएगा कि अकलीतियों को क्या ऐसी सहूलियत मिलेंगी इस कमीशन की वजह से, जिसके लिए एक बहुत लंबी स्ट्रगल की है। जिलानी साहब ने भी अपनी जजमेंट में जिक्र कर दिया, फिर सिविल सोसाइटी ने एक लॉन्ग टर्म इसके लिए स्ट्रगल की, तो क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ऑन द लाइफ ऑफ डिप्राइव्ड कम्युनिटी? देखिए, सबसे पहले तो सॉरी शाहजा, मैं ऐड करना चाहता हूँ इसी सवाल के साथ कि अब उसका स्टेटस क्या है उस कमीशन का, और कब तक उसकी फॉर्मेशन जो है हमें मुकम्मल होती नजर आएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अशनाज। सो सबसे पहले तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स है, इसको एक तो इम्प्लीमेंटेशन में ही 12 साल लग गए, बनते बनते ही। लेकिन उस दौरानिए के अंदर वन मैन कमीशन जो है डॉक्टर शुएब सटल की, उसने काफ़ी काम किया है व्हेन इट कम्स टू माइनॉरिटीज प्रॉपर्टी राइट्स और वो सब करने में। अब इस कमीशन के बनने से क्या फ़ायदा होगा? आई थिंक हमने जो ऑलरेडी आजमाए हुए कमीशंस हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे आई थिंक अ वेरी गुड कमीशन इज़ नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड, उन्होंने बहुत काम किया है। और उसी तरह से नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स में सबसे पहला फ़ायदा तो आप ये देख सकते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़। बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़ रिकग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो इसमें इंश्योर की गई हैं। और लिमिटेड जो इसके अंदर है इनपुट
ऑफ डिस्क्रेशनरी बॉडीज जो हैं, आप बेहतर समझते हैं कि वो कौन सी हैं, तो उनका रखा गया है। सो उससे ये कमीशन जो है बहुत इंडिपेंडेंट है। इसका अलग से एक फंड है जो कि इसको एम्पावर करता है। फिर ये कि इसमें जो चेयरपर्सन होगा फ्रॉम द माइनॉरिटी होगा। सो इसमें सर्टेन जो इसकी काम दिए गए हैं इस कमीशन को, दोज आर वेरी पिन पॉइंटेड, कि करिकुलम फोकस्ड, कि करिकुलम रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, फिर आपका ये फोर्स कन्वर्जन्स के इश्यूज, ये सारी चीजें जो हैं ये कमीशन खुद इस पे बाइख्तियारी से इन पे काम कर सकती है। सो अगर कोई माइनॉरिटी बंदा कंप्लेन नहीं भी लेके जाता फॉर सर्टेन इशू जो उनके पास हैं, तो कमीशन खुद उसकी कॉग्निसेंस जो है वो ले सकती है। सो इससे एक तो एक स्पीडी रिलीफ आप कह सकते हैं फॉर माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करता है रिप्रेजेंटेशन के अलावा। एंड जहाँ तक आफ्ताब साहब का ये सवाल है कि कब तक ये बन जाएगा, हमारे यहाँ जो है वो जो पॉलिसी है और जो प्रैक्टिस है उसके दरमियान काफी डिस्कनेक्ट नजर आता है। तो उस डिस्कनेक्ट को हम होपफुली ये कह सकते हैं कि अभी रूल्स वगैरह, अभी लोग अपॉइंट होंगे, अपॉइंटमेंट्स आएंगी, और उस सब में हम वी कैन सी कि इस साल के अंदर अंदर ये कमीशन जो है ये फंक्शनल हो जाना चाहिए, प्रोवाइडेड कि इसके रूल्स और वो सब टाइमली बन जाए। बट जहां तक इसके बनने की बात है और काम करने की बात है, होपफुली होपफुली बाय द एंड ऑफ द ईयर इट शुड बी वो मटेरियल हो जाना चाहिए। बट यस, आई थिंक माइनॉरिटीज के हवाले से दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि हमें लोगों को बताने की भी जरूरत है कि कमीशन इस तरह का एग्जिस्ट करता है, और उसके बारे में ग्रास रूट जो अवेयरनेस है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि वन मैन कमीशन भी एग्जिस्ट तो कर रहा है फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स, बट उसका भी लोगों को पता नहीं था, माइनॉरिटीज को पता नहीं था। सो उससे फायदा उठाना भी उतना ही जरूरी है जितना उसका बनना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। बाबरा, मुझे बताइए कि आपने जिस तरीके से जिक्र भी किया है, आपके प्रोफाइल में लिखा कि आपने जो काम है वो भट्टा मजदूरों के लिए भी किया है, और ये भट्टा मजदूर एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ होती है, क्योंकि एक बहुत ज्यादा किसी गांव के अंदर बहुत डीप भट्टे पे वो काम करती है, और उनके ढेर सारे मसाइल है। किसी की किडनी नहीं है, किसी ने बहुत सारा एडवांस लिया है, कोई स्लेवरी में जी रहा है, किसी के ऊपर ढेर सारा सूद है। तो जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं, डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा एक खास मैटर है जिसको दुनिया बहुत बुरी निगाह से देखती है पाकिस्तान, जबकि यहाँ पर अभी भी स्लेवरी जो है वो टुवर्ड्स लेबर में इस तरीके से देखी जाती है। आप बताइएगा कि हम इन लोगों को इस गुलामी से निकालने के हवाले से, या इनके राइट्स की याद दहानी के हवाले से, या गवर्नमेंट को इसके हवाले से सेंसिटाइज करने के हवाले से क्या कर सकते हैं, ताकि ये लोग भी जो है वो अपने मस्बत अंदाज में सामने अपने बच्चों को पढ़ा सके, खुद तालीम ले सके, यूनियन साजी बना सके, अपने राइट्स का दफा कर सके। तो इनके लिए आप क्या समझते, क्या करना चाहिए हमें? देखिए, मैं अगर अपना पर्सनली बताऊं तो व्हेन आई विजिट ब्रिकलिन्स, तो मैं स्पेशली जो है ना वहाँ पर हम लोग जो जाकर प्रेयर वगैरह का सेशन करते हैं, और उनके बच्चों के लिए हमने स्पेशली नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए कुछ छोटे छोटे से स्कूल्स का, मतलब लाइक जिस तरह से ट्यूशन सेंटर आप कह सकते हैं, उस तरीके से हम लोगों ने वहाँ पर कोई टीचर हायर कर लेते हैं जिसको हम लोग मंथली पैसे देते हैं। मतलब इतने ज्यादा नहीं होते, अपने एक उस पे कर रहे हैं हम लोग तो। लेकिन वो ये है कि टीचर जो है वो बच्चों को, डिफरेंट ग्रेड के बच्चों को पढ़ा रही होती है, तो थोड़ी बहुत उनसे उनको अवेयरनेस होती है। फिर ये कि हम लोग जाके जो प्रेयर वगैरह करते हैं, स्पेशली जो वहाँ पर बहुत सारे पास्टर्स जाते हैं और वहाँ पर बाइबल्स डिस्ट्रीब्यूट करके आते हैं। तो मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था एक और प्रोग्राम में। मैंने इस चीज़ के लिए कहा था कि काइंडली आप लोग जब भी जाएं, अगर आप वहाँ पर बाइबल या मतलब अपने कुछ लोगों को मतलब क्रिश्चियन अवेयरनेस देना चाहते हैं अपने क्रिश्चियन लोगों को, तो आप उन लोगों को बाइबल मत दें, उनको ऑडियो बाइबल दें। क्योंकि वहां पर मोस्टली जो लोग हैं वो शुरू से ही बेचारे वो तो अनपढ़ हैं, तो उनके पास बाइबल रखने का कोई मुझे जवाब नजर नहीं आता, क्योंकि वो पढ़ नहीं सकते। समटाइम्स वो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं जो बेचारे, जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं तो उनके साथ और प्रॉब्लम्स हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, वो नहीं पढ़ सकते। तो ऑडियो बाइबल्स का ये होगा कि वो सुनते हुए जो वो कलाम मुकद्दस में भी लिखा हुआ है कि
जो ईमान है वो सुनने से पैदा होता है। तो वो जब सुनेंगे तो वो उनका ईमान मजबूत होगा। और सेकेंडली जो इनके लिए जो वॉइस रेस करने का काम है वो यही है कि वो हम लोग जैसे ही लोग कर सकते हैं कि इन लोगों के बारे में बताया जाए कि ऐसे लोग भी हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो बेचारे इतनी मुश्किल में हैं। और हम लोग जो हैं उनकी एजुकेशन का जिस तरीके से मतलब हम लोग काम कर रहे हैं, उनको उनके बच्चों को पढ़ाने का अपने तरीके से मतलब डिफरेंट ग्रेड्स की क्लासेस के साथ, मतलब जैसे एक ट्यूशन सेंटर होता है, वो जो टीचर है वो डिफरेंट ग्रेड के बच्चों को पढ़ा रही होती है। जैसे मतलब क्लास 2 का बच्चा भी है, क्लास 1 का भी है, नर्सरी का बच्चा भी आ रहा है उसके पास। तो वो टीचर के पास आ रहा होता है तो टीचर उन सबको बच्चों को पढ़ा रही होती है, अनलेस कि वो मतलब इस उस पे चले जाएं कि मैट्रिक तक का वो उनको पढ़ा देते हैं। फिर उनको कोशिश ये की जाती है कि उनको मैट्रिक के पेपर्स के लाइक कर दिया जाए, ताकि उनको इस मतलब स्टडी की तरफ आए और इनको ये अवेयरनेस हो कि हमने एजुकेशन हासिल करके इस बॉन्डेज से निकलना है। और उसके लिए भी हमें ही आपसे दोबारा कहूंगी कि हमें ही ये सारा वो करना है, क्योंकि वो बेचारे तो एक जगह पे बाउंड है ना, वो लोग निकल नहीं सकते। निकलेंगे वो इसी सूरत में जब उनको आगाही होगी एजुकेशन के उस पे, या हम लोग वहां पर जाते हैं, हम लोग वहां पर जाकर उन लोगों से मिलते हैं, उनकी स्टोरीज का हमें पता चलता है। तो इसी तरह से प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के हम लोग उनसे उनके लिए बात कर सकते हैं, उनको उनके लिए बता सकते हैं कि वहां पर इस तरह के लोग हैं और हम लोग उनको उनकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो दीज आर द वेज व्हाट बाबरा, ये भी बड़ी अलार्मिंग बात है कि ये जो भट्टा मजदूर है जो खासतौर पर पंजाब के अंदर, उनमें से जो अभी जो बहुत ज्यादा जो पॉवर्टी के अंदर जिंदगी गुजार रहे भट्टा मजदूर में से 70% जो है वो कम्युनिटी, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो कि भट्टा मजदूरी में यहाँ पे काम कर रही है। तो दिस इज वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस। डेफिनेटली वी हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर देम। मिनहाज, मुझे आप बताइएगा, अभी जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया अपनी बात के अंदर भी, और अभी इलेक्शंस भी हुआ मिनॉरिटी सीट्स के ऊपर, तो जो हमारा देखा हमने कि सिर्फ 32 से 33 लोग हैं लोअर प्लेस क्लब के अंदर जो कि जिनका ताल्लुक माइनॉरिटीज के साथ है। डेफिनेटली मोर देन 95% आर क्रिश्चियंस देयर इन 33 नंबर्स। तो मैं पूछना ये चाहता हूँ, एक तो मिनॉरिटी सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुआ और डेफिनेटली कैंडिडेट भी कामयाब वहां पे हुआ। मुझे ये बताइएगा कि व्हाई नॉट यंग पढ़ा लिखा बच्चा फ्रॉम मिनॉरिटी कम्युनिटी आर नॉट इंटरेस्टेड इन जर्नलिज्म। और जो हम डाटा भी देखते हैं लाहौर प्रेस क्लब का, ये हम डाटा देखते तो मोस्टली आर द कैमरामैन और फोटोग्राफर्स, नॉट इन जर्नलिज्म इन इन सेक लाइक वो आर्टिकल लिख रहे हैं, वो किसी अखबार के एडिटर है, या वो किसी बड़ी अच्छे तरीके से वो काम करने वाले हैं। मतलब मुझे लगा कि शायद यहाँ पे गैप है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है कि अगर मिनॉरिटीज के लोग जर्नलिज्म के अंदर हों तो वो अपने जो मसाइल है उनको बेहतर अंदाज में अपने अखबार के जरिए से, न्यूज के जरिए से, आर्टिकल के जरिए से बयान कर सकते हैं। तो ये भी गैप फील हुआ हमें। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे कि इसको किसी किसी गैप को फिल किया जा सकता है? क्या आपकी राय है? जी डेफिनेटली सिर्फ ये जर्नलिज्म की बात ही नहीं है, मेरे ख्याल में हमारे डिफरेंट शोबों में भी ऐसे ही है जहाँ पे मिनॉरिटी के लोग इतने नहीं ज़्यादा होते, लेकिन उसकी मेरे ख्याल बेसिक वजह ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट फेल हो गए हैं हम बच्चों को एम्पावर करने में। अगर कोई बच्चा बीएस ऑनर्स भी कर रहा है, वो किसी भी डिग्री में कर रहा है, इंजीनियरिंग में कर रहा है, लॉयर बन रहा है, या तो उसके बाद उसे उस 4 साल की डिग्री के बाद भी पता नहीं होता कि उसने वे फॉरवर्ड करना क्या है। तो मेरे ख्याल में जहाँ एफसी कॉलेज है, कनेड कॉलेज है, तो मेरे ख्याल में स्पेशली हमारे अपने कॉलेजेस को इन बच्चों को, स्पेशली क्रिश्चियन बच्चों को तो प्रमोट करना चाहिए, और उनके लिए ऐसे रास्ते वहीं से, क्योंकि वो एक पहली सीढ़ी होती है जहाँ से वो डिसाइड करते हैं व्हाट दे वांट टू बी इन फ्यूचर। सो वहीं से उन्हें गाइड करना चाहिए कि अब उन्होंने फ्यूचर में क्या करना है। मेरे ख्याल से हम एज ए मिनॉरिटी भी फेल हैं, हमारे लीडर्स भी माजत के साथ फेल हैं कि हम खुद अपने बच्चों को नहीं बता सके कि आप इस फील्ड में जाएंगे या कैसे जाएंगे। अगर किसी ने बीएस ऑनर्स किया है तो उसे नहीं पता कि अगर ये मैंने ये डिग्री कर ली है, कुछ जर्नलिज्म की है या किसी और डिग्री को की है, तो इसके बाद मुझे जॉब कैसे ढूंढनी है,
या मुझे क्या तलाश करना है। तो मेरे ख्याल में हमें क्योंकि किसी भी जगह पे अगर काम करना है तो उसके ग्रास रूट पे लेवल पे काम करना पड़ेगा आपको। तो जैसे ही हम मेरे ख्याल में ये अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए कि जब हमारे बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट में, हम अपने इंस्टीट्यूट से शुरू कर सकते हैं, कोई भी क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट्स हैं जिस तरह एफसी कॉलेज है, कनेक्ट कॉलेज, काफ़ी तादाद में बच्चे बीएस ऑनर्स जर्नलिज्म में करते हैं। तो हमें उसी लेवल पे उनके साथ बात करनी है, उनके साथ इंटरेक्ट करना है, ताकि वो जब अपना बीएस ऑनर्स कर रहे हों तो उनको क्लैरिटी हो कि मीडिया में इसके बाद करने क्या जाना है। बिकॉज आपको नहीं पता होता कि आपने इसके बाद प्रोड्यूसर बनना है, एडिटर बनना है, तो वहीं से जब वो डिसाइड करते हैं तो हमें उन्हीं उस ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, और स्पेशली उन डिपार्टमेंट्स के साथ हमें कोलैब करने की ज़रूरत है कि हम उन्हें बता सकें। और ऐसा नहीं है कि बच्चे आना नहीं चाहते, बच्चे आते भी हैं बट उनको वे फॉरवर्ड मिलता नहीं है। और किसी भी फील्ड में थोड़ा-सा काम करने के लिए आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ता है, फिर आप जाके कहीं न कहीं सक्सेसफुल होते हैं। तो वो कुछ मीडिया में लगता है कि बहुत ग्लैमरस है, जब वो आते हैं तो इतना ग्लैमर नहीं होता, बल्कि बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। वो अक्सर कहा जाता है कि लोग बुरे हालात को देख रहे भाग रहे होते हैं और हम बुरे हालात की तरफ भाग रहे होते हैं। तो उसके लिए एक बड़ी करेज चाहिए, क्योंकि अगर आप फोटोग्राफर हैं, कैमरामैन हैं, या प्रोड्यूसर हैं, रिकॉर्डिंग करने जाना है आपने, तो आपने उस हालात की तरफ भागना है, जबकि लोग उस हालात की तरफ से भाग रहे होते हैं। तो देखिए, इसके लिए करेज चाहिए। तो करेज कहाँ से आएगी? ग्रास रूट लेवल से। ग्रास रूट लेवल कौन सा है? हमारे इंस्टीट्यूट्स। तो हमारे इंस्टीट्यूट में हमें काम करने की ज़रूरत है। जब वहाँ पे बच्चे मोटिवेट होंगे, जब वहाँ पे बच्चों को क्लैरिटी होगी, तो मेरे ख्याल में हम अच्छे जर्नलिस्ट इन फ्यूचर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अभी भी जो जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म में हैं लोग, उनको भी हम गैदर नहीं कर सके। माज़रत के साथ हम समझते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा बन जाएगा तो उसे हम इनवाइट करेंगे। तो जब बड़ा बन जाएगा तो फिर आपके इनविटेशन की उसे ज़रूरत भी नहीं होगी। तो जब कोई कुछ नहीं है, तब हमें उन्हें मौका देना है। तो इफ आई एम सक्सेसफुल, मेरे साथ बहुत लोग खड़े हैं, तो मुझे, मेरा नहीं ख्याल वो मैटर करेगा। जब मैं सक्सेसफुल नहीं था, जो लोग तब मेरे साथ खड़े हुए थे, तो ये मैटर ज़्यादा करता है मेरे लिए। तो अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें उन पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके साथ कोई नहीं खड़ा। तो बहुत से इन फ्यूचर हम जर्नलिस्ट अच्छे इंजीनियरिंग में करना चाहें, द सेम प्रैक्टिस वी कैन डू इन इंजीनियरिंग, लॉयर्स, व्हाटएवर फील्ड वी वांट टू गो, हम इस लेवल पे जाएँगे, ग्रास रूट लेवल पे जाएँगे, तो एक अच्छा नेटवर्क हम जनरेट कर सकते हैं। और डेफ़िनिटली, जिस तरह मैंने पहले कहा था, हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स नहीं है। तो जब उस लेवल पे हम जाके काम करेंगे, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वो लोग होंगे जो सोशल मीडिया पे हमारी बात कर सकें, जो हमारी प्रमोशन कर सकें, जो हमारे मज़हब के बारे में बता सकें कि हम रोज़े में चूल्हे की पकी हुई चीज़ के अलावा भी, वो लोग कहते हैं कि अब नहीं खाते, हम कुछ भी नहीं खाते। तो ताकि हम ये बता सकें। अब लोग हैं काफ़ी जो बता रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें बताने की ज़रूरत है। गूगल को पता हो कि हमारा चर्च कहाँ-कहाँ एग्ज़िस्ट करता है, गूगल के पास फ़ोटोज़ होनी चाहिए। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं एक दिन बाइबल की 4-5 पिक्चर्स ढूँढ रहा था नेट पे, तो मुझे 5 पिक्चर्स एक जैसी नहीं मिली। तो हम फ़ेल हैं कि बाइबल पे वहाँ पे 5 पिक्चर्स एक जैसी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, मुझे किसी काम के लिए चाहिए थी। तो देखिए, हमें खुद काम करना है। देखिए, हुकूमत तो कर रही है, हमारे पास इतने बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, हमें उनमें जाके उनके साथ काम करना है, जहाँ पे 2-2, 3-3, 10-10 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे ही बच्चे हैं। उसमें से अगर हम उन बच्चों को ग्रैब कर लेंगे, तो फ्यूचर हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज़ वो ग्रास रूट लेवल है। थैंक यू मिनहास। अच्छा इशादा, आपने एक प्रोजेक्ट को लीड किया, टुगेदर फॉर टॉलरेंस, जिसका मकसद ये था कि प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी एंड मिनॉरिटी राइट्स। अभी आपको क्या, अभी आपने उस प्रोजेक्ट पे काफी हद तक काम किया, अभी आपको बहुत सारी चीजें याद होंगी। गवर्नमेंट्स के पास अभी कौन से ऐसे स्कीम्स हैं जिससे जो है स्पेशली तौर पर डीप्राइव्ड कम्युनिटी टुवर्ड्स मिनॉरिटीज की मैं बात करूं, वो किन चीजों से फायदा उठा सकते हैं जो गवर्नमेंट के पास अभी स्कीम्स मौजूद है? एक तो ये कि गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स तो डेफिनेटली काफ़ी एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें काफ़ी, तो मिनहास ने भी शुरू में बात की, माइनॉरिटी कार्ड है, प्रवास कार्ड है, जो जनरली जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड देन जो एजुकेशन कोटाज हैं, जॉब कोटाज हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन पूरी होना, वो सब कुछ एग्जिस्ट जो है वो करता है, लेकिन हमारे लोगों को पता नहीं है। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर स्पेसिफिकली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स थे, हमने वहाँ पे अवेयरनेस सेशंस ये कंडक्ट करवाए, जो कि थे ही ऑन वेलफेयर स्कीम्स, जो कि गवर्नमेंट जो है, स्पेशली पंजाब गवर्नमेंट जो है वो दे रही है माइनॉरिटीज़ को और जनरली डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ को।
तो उसमें भी हमें ये नजर आया कि लोगों के अंदर जब उनको बताया जाता है तो काफी इंथुजियाज्म एग्जिस्ट करता है कि वो उस चीज को फायदा उठाएं, उससे अवेल करें। लेकिन हमें वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क्स हैं उनको एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। सो जैसे हमने देखा कि रावलपिंडी की टीम है एक, वहां पे 7-8 लोग हैं जो एक क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहां पे लोग उनके पास आते हैं, अपने मसाइल बताते हैं, क्योंकि हम जब उस लेवल पे जाके काम करते हैं तो अंदाजा ये होता है कि उन लोगों को तो आप उनको अपना फोन तक सही से यूज नहीं करना आता। तो वो किसी भी वेलफेयर स्कीम का पता होना और फिर उससे फायदा उठाना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू इमेजिन। तो इस तरह की चंद जो स्कीमें हैं, हमें आई थिंक अवेयरनेस सेशंस उस पर कंडक्ट करना बहुत जरूरी है। छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिलों के अंदर इस तरह के लोग आइडेंटिफाई करके उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना बहुत जरूरी है, और इस तरह के प्रोजेक्ट्स उसमें बहुत काम आते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम 16 डिस्ट्रिक्ट्स देख रहे हैं तो उन 16 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम सारी माइनॉरिटीज के लिए एक डिस्ट्रिक्ट नेटवर्क बना के दे रहे हैं कि ये वो चंद लोग हैं कि आप कोई भी मसाइल होते हैं आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। उसमें आप भी शामिल रहे हैं, आपने काफी काम किया है उसके हवाले से भी। तो यस, दैट एग्जिस्ट्स। और उन वेलफेयर स्कीम्स के लिए ये चंद इस तरह के नेटवर्क्स हैं जिनको रीच आउट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच शायद आपने बड़े खूबसूरती से बयान किया। अभी बाबरा ने हमारे साथ शेयर किया था कि जब तक उन तक आप शौक नहीं लेकर जाते, उनको बताते नहीं है चीज़ों के बारे में, तब तक जो भट्टा मजदूर है या वो लोग जिनको मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता, या जो बहुत दूर लोग हैं जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, और बहुत सारे स्कीम्स का जिक्र भी यहाँ पे हुआ। मिनोरिटी कार्ड स्पेशली एक बहुत बड़ी चार्मिंग पॉइंट था हमारे लोगों के लिए। तो बाबरा बताइएगा किस तरीके से कोई हमारे ऐसे ग्रुप्स वहाँ पे भट्टों पे पहुंचे जिन्होंने मिनोरिटी ग्रुप्स को रजिस्टर करने में आपकी मदद की हो, कि भट्टा मजदूरों को हम रजिस्टर करते हैं, किस तरीके से आपकी मदद की हो? नहीं अशनाज साहब, वैसे मेरे वेरी टू बी वेरी फ्रैंक एंड क्लियर, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो कोई ऐसे लोग नहीं पहुंचे कि जो भट्टा मजदूरों के पास जा सकें, जिनको लेकर हम लोग जा सकें या उनको बता सकें। यहाँ पर भी अगर बात की जाए तो हमारे अपने भी एरिया में हमें नहीं लोग मिले इस तरह के। ये हमें बस वही सोशल मीडिया से पता चल रहा है माइनॉरिटी कार्ड्स का और ये सब कुछ, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को तो पता चल रहा है, लेकिन एज फार एज दीज पीपल आर कंसर्न, तो इन लोगों तक वाकई ही ये चीजें नहीं पहुंच पाती हैं और उनको पता नहीं चलता है। क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी जो लॉयर साहिबा ने कुछ बताया, आई एम सॉरी उनका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, तो उनको फोन ही सही से यूज करना नहीं आता, या मतलब उनके पास ये फैसिलिटीज ही नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये सारी चीजें हैं उनके पास। तो ये वही बात है कि हम लोगों के पास अगर इस तरह के, मुझे याद है कि मैंने जब अपना मैं काम नहीं कर रही थी, मैंने किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही, ये कुछ साल पहले की बात है, तो तब हम लोगों ने ये काम शुरू किया था। हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया था कि अवेयरनेस देनी थी लोकल गवर्नमेंट के बारे में, कि डेथ सर्टिफिकेट का, बर्थ सर्टिफिकेट का, मैरिज सर्टिफिकेट का, ये हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटीज हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी वोटिंग के लिए, हमारे बहुत सारी चीज़ों के लिए, जो कि ये चीज़ें होती ही नहीं है हमारे लोगों को। मतलब ये तो आप भट्टा मजदूरों की बात करें, ये हमारे अपने जो क्रिश्चियन लोग हैं वो बेचारे इतने कहीं लो उसमें हैं कि उनको इसकी वैल्यू का, इसकी इम्पोर्टेंस का ही नहीं पता है। तो वो तो थोड़ा सा फिर एक कदम आगे बढ़ के जाने वाली बात है, जो कि अभी वहां तक नहीं है ये चीजें कि माइनॉरिटी बाबरा मुझे कार्ड। बताइएगा, बाबरा मुझे फाइनल 2 सेंटेंस के अंदर बताइएगा कि आप क्या चाहती है कि अगर भट्टा मजदूरों की भलाई के हवाले से या मुआवजे की भलाई के हवाले से आपके ज़हन के अंदर कौन सा प्लान है? मुझे अब आप 30 सेकंड्स के अंदर बता सके प्लीज। देखिए, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो इनके अवेयरनेस होनी चाहिए, इनको अवेयरनेस हम ही लोग जाके दे सकते हैं, और अपने तौर पर जो है हम लोग जाते हैं और उनको बताते हैं कि ये चीजें हैं जो आपको करनी है। सबसे पहले तो अपने जो जैसे कि आपने खुद बताया है कि हमारे जो है ना, मोस्टली जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी ही इस उसमें भट्टा मजदूरी में काम कर रही होती है। उन बेचारों को अपने मजहब के बारे में नहीं पता, उनको पता ही नहीं है कि हम लोग क्रिश्चियन हैं, हमें उनको दुआ भी नहीं करनी आती है। तो ये हम लोग उनको जाके बताते हैं कि अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपने ये करना है, आपको प्रे करनी है, आपको खुदा का कलाम पढ़ना है और आपको उसके करीब होना है। तो चलिए, गुड दूसरी बात गुड हो ये गया। कि एजुकेशन,
एजुकेशन की तरफ आ जाएं तो उनके बच्चों को हम लोग एजुकेशन की तरफ लाने की, क्योंकि वो बेचारे पूरी की पूरी फैमिली, अगर आप देखें ना, आपको भी अंदाजा होगा अशनाज साहब, कि मतलब वो पूरी की पूरी फैमिली, मतलब वहां आप जब जाते हैं ना तो लिटरली आपका रोने को दिल चाहता है। जी जी, छोटे मेरा मतलब मेरे बाप। पर्सनली ये एक्सपीरियंसेस रहे और शायद हमें से हर एक शख्स जो है, आल्दो आई नो शाज़ा भी इससे इन तमाम से गुजरी है। मनहास, अगर मुझे आप बताना चाहें, आपका मिनॉरिटी कंसर्न के नाज़रीन के लिए क्या पैगाम है, आप क्या कहना चाहते हैं नौजवान नस्ल को कि वो मस्बत माशरे के लिए वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? जी देखिए, मैं नौजवानों के लिए तो नहीं बल्कि नौजवानों के लीडर्स के लिए चाहता हूँ कि वो नौजवानों को सीरियस लें। तो अगर हमारे लीडर्स नौजवानों को सीरियस लेंगे, जबकि हम कह देते हैं कि अभी ये छोटे हैं, या मतलब हम उन्हें सीरियस नहीं लेते, तो शायद हम उन्हें निगलेक्ट कर देते हैं। तो मेरा यही पैगाम है मिनॉरिटी कंसर्न की तरफ से कि हमारे लीडर्स, माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे, तो हमारी यूथ को बहुत सीरियस लें, क्योंकि शायद बिगाड़ भी उसी वजह से आया है कि हमारे बड़ों ने एज ए यूथ हमें इंपॉर्टेंस नहीं दी। क्योंकि मैं कॉन्ग्रीगेशन की बात करूं, तो जब आप संडे स्कूल से निकलते हैं ना, तो उसके बाद डायरेक्ट आप क्वायर में जा सकते हैं, बट उसके दरमियान आपके पास एरिया नहीं होता वे यू हैव टू गो। तो देखिए, उस एरिया में निगलेक्ट किया जाता है यूथ को। जब बड़े हो जाते हैं तो आप चर्च में अपनी कोई ना कोई प्लेस फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे लीडर्स, हमारे इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं, वो लोग यूथ जैसी भी है, जिस भी हाल में है, अगर सीखने के मोड में है या अगर किसी भी मोड में है, तो हमें उसी जगह पे उसी तरह एक्सेप्ट करें। तो मेरे ख्याल हमारी यूथ कामयाब हो जाएगी। जी शाहजा, अभी मनहास ने एक तो आपसे माजरत कर ली कि आप नौजवानों को सीरियसली लें, उनकी गाइडेंस दें, उनकी रहनुमाई करें, और दूसरा बताइएगा कि आपके जहन के अंदर क्या प्लान है मस्बत माशरे के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे नोटिक कंसर्न के प्लेटफॉर्म से हमारे नाज़रीन को? बिल्कुल। मिन्हास की बात का मैं थोड़ा सा पहले जवाब देना चाहूंगी कि आई थिंक आफ्ताब मुगल साहब इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। देयर आर अदर्स एज वेल, मिस्टर पीटर जेकब जैसे हैं। तो वो इस तरह के चंद लोग हैं जो आई थिंक आपका मेरा यहाँ होना शोज के वो हमें सीरियसली लेते हैं। और आई थिंक हमें ये अब बहुत नजर आने लग गया है कि आपकी मेरी आवाज़ जो है वो सुनी भी जाती है और उसको कंसिडर भी किया जाता है। लेकिन उसके लिए आई फील लाइक हमें अपने पार्ट पे काफ़ी कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि एक वही कहते हैं ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की जब हम बात करते हैं तो उस इंसान को या उस शख्स को आवाज मिलती है जो उस तरह की बात कर रहा हो जो जिसकी समझ भी आए। तो ये बहुत ज़रूरी हमारे अपने पार्ट पे भी है कि हम अपने आप को एजुकेटेड रखें, इन्फॉर्म्ड रखें, हमेशा उन चीज़ों के ऊपर बात करें जो एक्चुअली में एक डिफरेंस क्रिएट करती हैं। अशनाज, मैं अपना फाइनल मैसेज देने से पहले ज़रूर थोड़ा सा ये पाकिस्तान की, अगर हम प्रोग्रेस की बात करें, सिर्फ उस पर दो सेंटेंसेस ये बोलना चाहूँगी कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री रही है वो लिनियर नहीं रही। हमने रिग्रेशन का टाइम भी देखा है, हमने प्रोग्रेस का टाइम भी देखा है। तो हमारे आने वाले वक्तों के लिए माइनॉरिटी कंसर्न की तरफ से मैं सिर्फ ये कहूंगी कि वी ऑल नीड टू बी ऑन द सेम पेज, कि हमें पाकिस्तान के अंदर ये जो इतना प्लूरलिज्म की तरफ हमने अभी अच्छी अच्छी बातें की कि बहुत कुछ हुआ है, प्रोग्रेस हुई है, उसमें हमें कंसिस्टेंसी की जरूरत है। हम आज एक काम करते हैं और फिर वी टेक 10 स्टेप्स बैकवर्ड, तो उसका कोई फायदा नहीं रहता उस अच्छी चीज का भी, और उसका हमें इतना मटेरियलिस्टिक वो नहीं मिलता, हमें इतना कोई फ्रूटफुल नहीं लगती वो। सो आज की जो पॉजिटिव सिग्नल्स हैं, जिसमें लीगल रिफॉर्म आ गया, जिसमें एजुकेशन कोटाज आ गए, जिसमें जॉब कोटाज आ गए, जिसमें माइनॉरिटी कार्ड आ गया, जिसमें स्टेट मैसेजिंग आ गई, इन्होंने इतनी अच्छी एक वो चीज़ की कि एड्स बहुत डिस्क्रिमिनेटरी आते थे कि अगर कहीं हमें जो है वो सैनिटरी वर्कर्स चाहिए तो वो स्पेसिफिक इस रिलीजन के होने चाहिए। तो उस मैसेजिंग को बड़ा इन्होंने डिस्करेज किया है और वो ख़त्म हो गया, ना होने के बराबर हो गए। तो आई फील लाइक इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो राइट डायरेक्शन में दिखाते हैं कि पाकिस्तान जा रहा है, बट उसमें कंसिस्टेंसी की जरूरत है। और कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? जब सिविल सोसाइटी जो है वो सेम पेज पे होगी। बिकॉज मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर ये देखा है इन द लास्ट ईयर कि हम सब बात करते हैं माइनॉरिटी राइट्स की, बट हम सबका आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज माइनॉरिटी, आर माइनॉरिटी राइट्स, वो बहुत मुख्तलिफ है। तो जब हम बात डिफरेंट चीजों की कर रहे होते हैं तो जो कंसर्न बंदा है जिससे हमने काम कराना है उस तक वो बात नहीं पहुंच पाती, वो आपस की एक बहस रह जाती है। सो वी ऑल नीड टू बी ऑन द सेम पेज अबाउट व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, व्हाट वी वांट, और हमें इसको कैसे अचीव करना है। ये गोल्स अगर हम अलाइन कर लें तो आई फील लाइक पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो थैंक यू, बेहतर थैंक यू वेरी जा मच शाहजा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मिनहास, थैंक यू बाबरा। आफ्ताब साहब, ओवर टू यू।
थैंक यू अशकनाज। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को कंक्लूड करूं, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट लेवल पर तो कुछ हुआ और हमने उसको देखा भी, लेकिन इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी के लेवल पे भी हुआ, और सिर्फ मजहबी हवाले से नहीं, बसंत का मनाया जाना वो एक कल्चरल इवेंट था, और उसने भी जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को करीब लाने में मदद दी है। मैंने देखा कि बिशप साहब जो हैं वो लाहौर में पतंग उड़ा रहे हैं, और जो काफी बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस थे वो भी इकट्ठे मिलकर, जर्नलिस्ट कम्युनिटी आई हैव सीन इट, सिविल सोसाइटी, क्रिश्चियन, हिंदू और मुस्लिम मिलकर बसंत मना रहे थे, आ भी रहे थे। लेकिन इसके अलावा कुछ और एक्टिविटीज भी हुई, जिसमें लाहौर जो था वो लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल हुआ, ठीक है। उसके अलावा नेशनल बुक फेयर हुआ 3 दिन का, लाहौर ही थिंक में हुआ। फेस्ट में शामिल है। जी जी थिंक फेस्टिवल जी जी, हुआ, बिल्कुल बिल्कुल फेस्ट मेला बिल्कुल। हुआ। जी और बिल्कुल। एक चीज जो खास बहुत बड़े पैमाने पे हुई, मुझे लगता है उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ था, वो भी कटास राज में शिव यात्री बनाई गई है, वो भी एक बहुत बड़ा तो गवर्नमेंट ये जो का काम था। एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट के अलावा दूसरे इदारों ने की, इस पे आपका क्या जो है वो टेक है? क्या आप क्या समझते हैं कि इन इवेंट्स ने किस हद तक जो मुआशरे में घुटन को कम किया, और जो मुख्तलिफ तबकात हैं उन्हें करीब लाने में मदद दी है? कोई भी साथी जो है इस पे अपनी इनपुट दे सकता है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये इस तरह के इवेंट्स जो हैं ये एक कल्चरल उसको तो डिपिक्ट करते ही हैं, लेकिन ये लोगों को इकट्ठा लाने में बहुत कामयाब साबित होते हैं, क्योंकि ये वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बगैर किसी झिझक के बात हो सकती है। अब आपने जैसे अफ्तार ताज़ा की बात की, थिंक फेस्ट की, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल की बात की, ज़रूर इसमें ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, सर्वेलेंस एंड एवरीथिंग, बट यहाँ पे लाइक माइंडेड लोग जो हैं फ्रॉम ऑल रिलीजन्स, फ्रॉम ऑल कल्चर्स, फ्रॉम ऑल सेक्ट्स, फ्रॉम ऑल लैंग्वेजेस, लोग यहाँ तक के डिफरेंट प्रोविंसेस से उठ के ये इवेंट्स को अटेंड करने आते हैं। तो उसमें जब बात होती है तहजीब की, उसमें जब बात होती है लिटरेचर की, उसमें जब बात होती है, ये सॉफ्ट फॉर्मेट्स हैं ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। तो हम यस पॉलिसीज की तो बात कर लेते हैं जो कि हार्ड लॉ एग्जिस्ट करता है, बट ये जो सॉफ्ट मीडियम है, ये जितना लोगों को इस तरह की जैसे डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाएं, जैसे मैं जब अभी इदारा बराए समाजी इंसाफ के साथ हमने ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, रूह के तार, शॉर्ट फिल्म थी ऑन रिलीजियस म्यूजिक, ये हमने थिंक फेस्ट पे स्क्रीनिंग इसकी कराई, एंड इट वाज इन फ्रंट ऑफ द मेजोरिटी एज वेल एज द माइनॉरिटी, बट उससे एक हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला, एक ऐसी चीज देखने को मिली कि अच्छा ऐसे भी होता है पाकिस्तान में, स्पेशली ये हमने सिंध इसमें कैप्चर किया था एंड पंजाब एज वेल, बट ये कि हाउ पीपल फ्रॉम मेजोरिटी रिलीजन या माइनॉरिटी रिलीजन वो अपने मजहब के अलावा दूसरे मजाहिब के जो रिलीजियस म्यूजिक है उसको कैसे खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने 2-3 उसमें एग्जांपल्स दी। तो वो एक इस तरह की इंटरफेथ हार्मनी हम इसी तरह के इवेंट्स पे जो है वो बन सकती है, उसको हम स्टेट लेवल पे जाके जो है वो इम्पोज नहीं करवा सकते। तो आई थिंक सच इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये होते रहने चाहिए, क्योंकि इससे हमारे जो जनरेशन है वो भी बहुत इन्फॉर्म्ड रहती है, क्योंकि यहाँ पे उस तरह के लोगों के साथ नेटवर्किंग होती है, जैसे आप जैसे लोगों के साथ नेटवर्किंग, फिर देयर आर मेनी गुड नेम्स जो हर सेशंस होते हैं जो आए होते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड आई फील लाइक कि फिर इस तरह इन्फॉर्म्ड रहना काफी आसान हो जाता है। मेरे ख्याल में वहां पर थिंक फेस्टिवल की बात करूं, क्योंकि मुझे फेस्ट मेला में भी जाने का मौका मिला, इस तरीके से मैंने लिटरेसी फेस्टिवल में भी गया, और आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस सबसे मजेदार रही। मुझे लगता है कि इन तमाम जितने मैंने आपको जिक्र किया प्रोग्राम्स का, इसमें इतनी खुलकर बात हुई, वो चीजें जो जिसमें असेंबली में बात नहीं होती, जो अखबारों में लिखते हुए जर्नलिस्ट डरते हैं, वो बात वहाँ सियासतदानों से, पार्टी का सियासतदान अपनी पार्टी की मुखालफत में बात कर जाता है, और किस तरीके से हम चैलेंज कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी अदालों को जो कि जमहूरी अकदार को बढ़ने नहीं देते, आगे नहीं आने देते, फरोग नहीं पाने देते। और मुझे लगता है कि शायद जब बसंत फेस्टिवल टिपिकली या हिंदू फेस्टिवल अगर हम हिस्ट्री में जाए, लेकिन सेलिब्रेटिंग ऑल कम्युनिटीज, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, इट वाज लाइक अ ईद फॉर ऑल ओवर लाहौर। और हमने इसको एंजॉय किया, नॉट जस्ट पाकिस्तानीज, बाहर की दुनिया बहुत आई थी यहाँ से। मैंने, क्योंकि मुझे ज़ाती एक्सपीरियंस हुआ, अमेरिकन कॉन्सुलेट, जर्मन, फ्रेंच, नीदरलैंड वाले हमारे साथ थे,
छतों पे आ रहे थे, हर जगह जा रहे थे, गुड्डे उड़ा रहे, तो मुझे लगता है एक प्रमोशन हुई, क्योंकि जब जबान की बात करते हैं, जब आप एक डाइवर्स कल्चर की बात को, उसमें सब शामिल हो जाते हैं, चाहे वो अब लोहड़ी की रस्म हो, बसंत है, दिवाली है, कुछ भी है, जिस तरीके से लोगों ने क्रिसमस में, और मुझे जाती जो एक्सपीरियंस था कि मुस्लिम कम्युनिटी ने जितना क्रिसमस लिबर्टी के अंदर एंजॉय किया, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल सामने लिबर्टी है, तो जितना उन्होंने एंजॉय किया, मैं जाना शाम को तो बैठा था, तो वो सारे आते हैं बच्चे, अब एक दाढ़ी वाला मौलवी जिसके बारे में रखा जाता है, शायद ये सख्त मौकफ रखता होगा, लेकिन वो अपनी बीवी को साथ खड़ा करके, बच्चों खड़ा करके वो फोटो ले रहा है, तो दैट वाज वेरी गुड मैसेज फ्रॉम गवर्नमेंट एज वेल फ्रॉम द सोसाइटी। तो प्लुरलिस्टिक सोसाइटी बनाने में इसने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। थैंक यू जी अशनाज साहब, ये जो है ना, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो है ना, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं, ये लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल है ये। और मेरा ख्याल है कि ये ऐसा होता रहना चाहिए और होना चाहिए। ये प्लूरलिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत जरूरी भी है ये सारी चीजें, ताकि लोग एक दूसरे पर सकें जैसे वो है। बिल्कुल ठीक। सर मैं अशकनाज साहब एडिशन करना चाहता हूँ आपकी गुफ्तगू में कि ये जो है बसंत, ये पंजाबी त्यौहार है, ठीक है, और ये पंजाबी बहुत, अगर किसी को भंगड़ा और बसंत का नहीं पता ना, तो वो पंजाबी है नहीं, ठीक है, ये मेरा क्लेम है, मतलब माजरत के साथ बाकी लोगों से, ऐसे ही मैं मतलब एक दावा कर रहा हूँ। खैर, बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम जो आज के मुकर्रीन थे, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत और पुरमक्स बातें की हैं, उन्होंने तमाम पहलुओं का अहाता किया और कोई गुंजाइश छोड़ी नहीं, लेकिन फिर भी दो तीन चीजों का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। यहाँ पे हमारे साथी हैं मिनहाज जस्टिन साहब, मुझे पता है कि वो यूथ के बारे में बहुत कंसर्न रहते हैं, तो मैं उनका जो कंसर्न है उसकी तायीद करता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि यूथ जो डिपेंडेंसी है ना, एक होती है डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है, और ये सिर्फ यूथ का मसला नहीं है, ये हमारा जो बड़े सगीर का कल्चर है ना, उसकी एक पूरा बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, ठीक है, तो वो हम में कहीं ना कहीं हमारे जीन्स में है डिपेंडेंसी, ठीक है, उससे हमें बाहर निकलने की जरूरत है। मैंने जब लिखना शुरू किया था, मुल्तान में इमरोज उस जमाने का बहुत बड़ा अखबार था, तो मैं बहुत यंग था, मेरा ख्याल मेरा पहला जो आर्टिकल छपा था वो 24 साल की उम्र में, ठीक है, और उसके बाद मैंने मुसलसल लिखा, और उसके एडिटर मुझे हमेशा इनकरेज करते थे, अगर मैं मतलब एक महीने में कोई कॉलम नहीं लेके जाता तो मुझे फोन करते थे। इस तरह मैंने उस जमाने का जो नवाए वक्त था वो कंजर्वेटिव था, ठीक है, इमरोज लिबरल साइड को रिप्रेजेंट करता था, नवाए वक्त कंजर्वेटिव साइड को रिप्रेजेंट करता था, और मैंने नवाए वक्त में भी लिखा है, वहां भी मुझे कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद जब पीटर आ गया लाहौर में, पीटर जेकब जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, तो मुल्तान में मैंने न्यूज लाइन में लिखना शुरू कर दिया, पीटर जेकब ने फ्राइड टाइम्स में लिखना शुरू किया, और हमने खुद से इनिशिएटिव लिया। हाँ, ये जरूर है कि उस जमाने में पास्ट इंस्टीट्यूट में सेमिनार्स होते थे, और मुल्तान डाइसिस जो थी, कैथलिक डाइसिस जिससे मेरा ताल्लुक था, वो यूथ कमीशन उन्होंने बनाया, और यूथ के प्रोग्राम्स बहुत होते थे, तो उससे हमें इंकरेज जरूर मिलती थी, इंकरेजमेंट मिलती थी, और हमने लेकिन हमने कोशिश की कि अपना जो वक्त था उसको जाया ना करें। तो यूथ को थोड़ा सा हमें खुद भी बताने की जरूरत है कि उनको खुद भी इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। यहाँ हमारे जो साथियों ने गुफ्तगू की है, उसमें दो तीन चीजें जो है मुझे नजर आई हैं, मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहता हूँ। एक तो हम आइंदा कोशिश करेंगे कि अगले चंद महीनों में हम सोशल मीडिया ट्रेनिंग, इसी तरह ऑनलाइन, उसका इंतजाम करें, जिस हमारे साथियों ने जो सजेस्ट किया हमें। उसके अलावा जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स है, उस पे हम एक कंसल्टेंसी कोई ऐसा कोई शुरू करें, ऐसा जो है डिस्कशन प्रोग्राम, कि हम अपनी राय दे सकें कि उसको कैसे बेहतर किया जाए, हमारा इनपुट उसमें क्या होगा। इसके अलावा जो मीडिया की कोई ट्रेनिंग है, वो हम दूसरे इदारों के साथ मिलकर हम इंकरेज करेंगे कि वो करें। और आपने यहाँ जिक्र किया माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम्स का, हम उसके लिए भी आने वाले वक्त में कोशिश करेंगे कि उसके लिए भी कुछ सेशन जो है वो अरेंज किया जाए। मैं दो चीजों का जिक्र करना चाहता हूँ।
कि कोई भी रियासत उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती अनलेस कि उसके पास बहुत तेल हो, ठीक है, और वहां बादशाह, ठीक। अगर वो एक जमहूरी मुल्क है तो वहां पे उसको तरक्की करने के लिए एक जमहूरी कल्चर को फरोग देना होगा। और जमहूरी कल्चर में इक्वालिटी नहीं, इक्विटी की, मैं हमेशा इक्विटी की बात करता हूँ, सिर्फ इक्वालिटी की बात नहीं, ठीक है। क्योंकि आप एक देहात के बच्चे को एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे के साथ कंपीट नहीं करवा सकते। तो वहां पे इक्विटी जो है उसका फार्मूला हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वैल्यूज जो हैं ये हमें पाकिस्तान में प्रमोट करनी पड़ेंगी। ये रियासत का फायदा है। और पाकिस्तान पर एक इखलाकी जिम्मेदारी भी है कि उसने जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटीज है उनमें से 7 को उन्होंने साइन किए हुए हैं, पाकिस्तान ने उसको तस्लीम किया हुआ है। और उसकी जो पहला है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसका आर्टिकल पहला और उसकी पहली लाइन ही ये कहती है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। ये पहली लाइन है उसकी, ठीक है, यूडीएचआर। तो पाकिस्तानी रियासत ने उस पर साइन किए हुए हैं, उसको तस्लीम किया हुआ है। तो ये पाकिस्तान रियासत की इखलाकी जिम्मेदारी है कि उसको अमली जामा पे पहनाए। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ पाकिस्तान की एक और मुल्क के साथ। गयाना एक छोटा सा मुल्क है सेंट्रल अमेरिका में, और वहां पे जो क्रिश्चियंस की आबादी है वो तकरीबन कोई 55% है, और जो मुसलमानों की आबादी है वो तकरीबन कोई 10% है, और हिंदुओं की आबादी कोई 31% है। लेकिन उस मुल्क का जो प्रेसिडेंट है इरफान अली, वो मुसलमान है, जो 10% में से है। उस मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो क्रिश्चियन है, मार्क। और उस मुल्क का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है भारत, वो हिंदू है। वहां का जो स्पीकर है वो फिर एक मुसलमान है, मंजूर। और उस मुल्क की जो पर कैपिटा इनकम है, जरा आप तकाबुल कीजिएगा 2 फिगर्स में। उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो कोई $94,000 है। और उसके मुकाबले में अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है वो कोई $7,000 है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मुल्क, मैं इंग्लैंड की एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं किसी और मुल्क की एग्जांपल, मैं एक और छोटे से मुल्क की एग्जांपल दे रहा हूं कि उन्होंने जब डाइवर्स कम्युनिटीज, उन्होंने एक दूसरे को कबूल किया, तो आज वो दुनिया के अमीर मुल्कों में शामिल होता है। तो पाकिस्तान अगर चाहता है कि वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क हो, एक बेहतर मुल्क हो, तो उसे पाकिस्तान में जो डाइवर्स ग्रुप्स हैं किसी भी शक्ल में हो, वो सूबाई शक्ल में हो, मजहब की शक्ल में हो, वो जेंडर की शक्ल में हो, खवातीन मर्द, उन सबको बराबर के हकूक देने पड़ेंगे। मुझे आखिर में शुक्रिया अदा करना है अपने नाजरीन का जो हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहे, और उन साथियों का जो बैकग्राउंड में काम करते रहे, जिन्होंने मेरी मदद की इस प्रोग्राम को चलाने में और तैयार करने में और एग्जीक्यूट करने में। और मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने साथी अशकनाज खोखर साहब का, जो एक एक्सपर्ट हैं। उनके सामने बात करना वैसे ही मुझे बड़ा, मतलब मैं फील कर रहा हूँ कि मुझे नहीं करनी चाहिए, पर मेरी मजबूरी है कि मुझे प्रोग्राम को इख्ताम तक पहुंचाना है। अशकनाज, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने जो आज के मुकर्रीन हैं, जनाब मिनहास जस्टिन साहब, बारबरा फ्रांसिस साहिबा और शाजिया कलीम उस्मानी साहिबा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम में शिरकत की और हमारे लिए बहुत ही सोचने समझने के नए दर वाक़ किए। और पर्सनली मुझे मेरी अपनी बहुत एजुकेशन हुई है। जाते जाते मैं कहना चाहता हूँ, अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखिए। शायद आपका एक छोटा सा अमल बहुत से इंसानों की जिंदगी में रोशनी भर दे। खुदा सबका हामी नासर हो। खुदा हाफिज।